हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो आपकी रीपीटी हुई थी और सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो आपकी फिजिकल चल रही है। इन दोनों कैंडिडेट्स के जो भी सिलेक्ट हो चुके हैं यानी फिजिकल जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर रेगुलर क्लास लेकर के आओ, रेगुलर मॉडल पेपर कराओ, यानी किस तरह के जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए प्रथम मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 1 मैं लेकर के आ चुका हूं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि तमिलनाडु क्षेत्र से, केरला, आंध्र प्रदेश वगैरह रीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी ये डिमांड आ रही थी कि सर जो क्वेश्चन पेपर है प्लीज़ इसको इंग्लिश में लेकर के आओ। तो आप टेंशन ना लो, इस पेपर को मैं फुल्ली इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको समझा दूंगा। और इसमें दोस्तों जो भी मॉडल सेट में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ में हम इसके जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीन्स की पॉइंट है इस क्वेश्चन से जुड़े हुए, उसको भी कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए आपके माइंड में। आप पेपर शुरू करने से पहले एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना, ताकि आप जो भी मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं सारे क्वेश्चन का, इन सारे का जो एक्सप्लेनेशन हो आप लिखते चलो। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भारतीय सेना की दक्षिणी कमान जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है पुणे। दोस्तों सबसे पहले चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि आप में से जो भी लोग इस मॉडल पेपर को देख रहे हो, आप एक कॉपी और पेन प्लीज़ लेकर के बैठना और जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको नोट करते जाना, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना, अन्यथा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंडियन आर्मी के कमांड्स के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी की दोस्तों 7 कमांड है, ध्यान रखिएगा, कमांड है। और इसी के साथ में आपके अगर मैं पूछूं कि इंडियन एयरफोर्स के कितने कमांड है, तो दोस्तों इसके भी 7 कमांड है, ठीक है। और उसी के साथ मैं पूछूं कि इंडियन नेवी के कितने कमांड है, तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेवी के बस 3 कमांड है, ठीक है। स्पेशली पूछता है कि भारतीय नौसेना के यानी जो इंडियन नेवी है उसके कमांड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो है इंडिया का मैप हो गया, एक तरह से इसी में काम चलाना है। तो सबसे दोस्तों जो पहला कमांड हो जाएगा वो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा जगह है, तो दोस्तों ये है आपका विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा। यानी इंडियन नेवी का जो ईस्टर्न कमांड है ये ईस्टर्न पार्ट में आ जाएगा। तो यानी इंडियन नेवी का जो ईस्टर्न कमांड है वो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। वेस्टर्न कमांड दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा जो सिटी है लोकेटेड है, तो ये है आपका मुंबई, ध्यान रखिएगा मुंबई। तो यानी जो इंडियन नेवी है इसका वेस्टर्न कमांड जो हो जाएगा ये हो जाएगा मुंबई। और इसका एक बस लास्ट कमांड है साउदर्न कमांड, ठीक है। साउदर्न कमांड कहाँ है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम जो कि आपका केरला में है, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन नेवी के 3 कमांड है, इंडियन आर्मी के आपके 7 कमांड है और इंडियन एयरफोर्स के आपके 7 और एक 8 कमांड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय सेना का जो दक्षिणी कमांड है ये कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा पुणे। यानी इंडियन आर्मी का जो दक्षिणी कमांड है ये कौन सा हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी के और कौन कौन से कमांड है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस चीज़ को नोट करते जाना कि जो पूर्वी कमांड है आपका यानी ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड आपका कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे पहले चीज़ ईस्टर्न कमांड। तो ईस्टर्न कमांड दोस्तों आपका हो जाएगा कोलकाता में, ध्यान रखिएगा कोलकाता में है इसका इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड, कोलकाता में। दूसरा आपका हो जाएगा वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड कहाँ पे स्थित है आपका, तो दोस्तों ये आपका स्थित है जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। तीसरा पूछिएगा आपका कि साउदर्न कमांड, साउदर्न जो कि यहाँ पे दिया हुआ है तो साउदर्न आपका पुणे हो जाएगा। इसी के साथ अगर पूछे आपका कि नॉर्दर्न कमांड यानी उत्तरी कमांड कौन सा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा उधमपुर, ध्यान रखिएगा उधमपुर। इसी के साथ ये भी पूछेगा कि इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड कौन सा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका शिमला, ध्यान रखिएगा शिमला हो जाएगा इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड। इसी के साथ पूछेगा कि सेंट्रल कमांड कौन सा है इंडिया का, सेंट्रल कमांड इंडियन आर्मी का, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ, ध्यान रखिएगा। तो यानी बेसिकली दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी आप अपने साथ में नोट डाउन करते जाना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे। यानी दोस्तों बीएचयू जिसको हम आज जानते हैं बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो यानी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों बीएचयू की जो स्थापना है ये की थी आपके मदन मोहन मालवीय ने, ध्यान रखिएगा। मदन मोहन मालवीय का एक उपनाम भी है, उसको हम क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मदन मोहन मालवीय जो थे उनका एक और नाम था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उनका एक और नाम था महामना।
महामना भी उनको हम कहते थे, किसको, तो मदन मोहन मालवीय को। इसी के साथ में दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की, तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका सही जवाब महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। इसी के साथ अगर पूछे कि आपका अगर एक और इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि अगर आपसे पूछे कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपके सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले कौन हो जाएंगे, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, यानी पूरी दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। आपके ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है आपका अरब सागर। तो यानी दुनिया का पूरे विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पूछे कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, तो आपके ऑप्शन तो इसमें से सबसे जो क्लियर ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी जगह, यानी दुनिया की सबसे जो बड़े महासागर है, यानी सबसे बड़ा जो ओशियन है उसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये है आपका मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच जो है ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट हो जाएगा किसका, तो प्रशांत महासागर का। इसी के साथ में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, यानी हेमोग्लोबिन जो है एक पदार्थ है, ये किस में पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सीरा में, ऑप्शन बी है मूत्र में, ऑप्शन सी है रक्त में और ऑप्शन डी है एड्स में। यानी हेमोग्लोबिन जो है ये किस में पाया जाता है, आपके सीरा में यानी वेंस में, मूत्र यानी यूरिन में, रक्त यानी आपके ब्लड में और ऑप्शन डी है एड्स में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो हेमोग्लोबिन दोस्तों जो है ये बेसिकली पाया जाता है आपका रक्त में यानी कि ब्लड में। ठीक है, ब्लड में। इसी के साथ दोस्तों अगर पूछे कि ब्लड जो है यानी हेमोग्लोबिन इसकी खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने की थी, लैंड स्टीनर ने, ध्यान रखिएगा, लैंड स्टीनर ने जो है इसकी खोज की थी, किसकी, ब्लड की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी, यानी आप समझ रहे हो डैम पूछ रहा है। ठीक है, डैम कि भारत का सबसे जो बड़ा नदी घाटी जो प्रोजेक्ट है इनमें से कौन है। आपके ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी है भाखड़ा नंगर, ऑप्शन सी है दामोदर वैली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय यानी एमएनसी प्रोजेक्ट है ये है आपकी भाखड़ा नंगल। ठीक है, भाखड़ा नंगल दोस्तों जो बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका सतलज नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत की सबसे लंबे बांध के बारे में बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका हीराकुंड जो बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लंबा बांध है। इसके साथ में दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि इस जो पेपर है इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें के माध्यम से हम सारी चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मॉडल सेट जो होगा ये 25 का अगर मैं लेकर के आऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वजह से 5 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो अब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, आप इसका जवाब देने की कोशिश करना। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि DJ∠SBX, तो इसमें ये जो बीच वाला आप जगह देख रहे हो इसके स्थान पे कौन सा इसमें से आएगा वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ABCD लिखोगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं ABCD लिखूँ यहाँ पे ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, LM के जस्ट नीचे हो जाएगा NOPQRSTUVWXYZ, हो गया। तो आप दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद मेरे से पूछोगे। तो आप देखो D के बाद क्या है आपका J है, तो D कहाँ पे है, यहाँ पे है, और J आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अब जोड़ो कि इसके बीच में कितने डिजिट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 के डिफरेंस पे है J। ठीक है, तो J के बाद 5 के डिफरेंस पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यानी 5 के डिफरेंस के बाद आपका P आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन जो C है ये सही हो जाएगा P। अब P के 5 बाद देखो 1 2 3 4 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका
यहाँ पे ए साथ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 पी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्लाइमेक्स को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में रिज़ाइन को क्या लिखा जाएगा? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपने घर पे आराम से। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले देखो अगर आप, तो इसमें जो क्लाइमेक्स है इस सारे वर्ड का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे सी है तो सी जो है ये तीसरे नंबर पे है, यानी ए बी सी, तो सी जो होता है हमेशा तीसरे नंबर पे होता है। ठीक इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, तो आपको बता दूं मैं आपके हिंट के लिए कि ऑप्शन सेकंड और थर्ड में से कोई एक जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आप इसको सर्च कर लेना, आप इसको बना करके देखना घर पे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म जैसा निम्न विकल्पों में से कौन सा संबंधित है? जिस तरह से दुर्घटना का जो संबंध है ये चोट से है, यानी चोट लगती है तो दुर्घटना होती है। ठीक है, दुर्घटना में क्या है, चोट लगती है। तो ठीक इसी तरह से इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? जिस तरह से किसान जो है मेहनत से संबंधित है, संक्रमण रोग से, पुलिस जुर्माना से, और उसी के साथ में आय जो है भ्रष्टाचार से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि संक्रमण होगा तो उससे रोग भी होगा। यानी मान लो किसी को संक्रमण हो गया, जैसे खांसी हो गया, ठीक है, यानी उसको जस्ट बैक्टीरिया भी अफेक्ट किया तो फिर उसको आगे चल करके वो टीबी वगैरह का भी रूप ले लेगा। तो यानी संक्रमण से जो है आगे चल करके वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपके पास ये वर्ड्स दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसके बीच में कौन सा वर्ड आएगा। तो आप देख लो कि SWAOWKES और CMK। तो आप इसको सॉल्व करोगे घर पे, क्योंकि ये काफ़ी इजी है, आप इसको सॉल्व करके बता सकते हो। आप सोचना कि जैसे SWA, ठीक है, आपका OAK, तो यानी इनका संबंध जैसे होगा, यानी उलट पलट करके देखना ABCD के माध्यम से कि कौन सा सही होगा, कितना डिफरेंस है इसके बीच में। तो ठीक इसी तरह से इसके बीच में भी कोई एक वर्ड आ जाएगा जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्न को ध्यान में देखते हुए उनके अनुसार संबंध को पहचाने। ठीक है, जिस तरह से समानता है, ठीक है, समानता संबंध पारदर्शी, तो जिसे समानता यानी कि समानता का संबंध से संबंधित है, तो पारदर्शी का किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों जो पारदर्शी है ये इसका संबंध हो जाएगा आपके सांप से, ध्यान रखिएगा। जिस तरह से समानता का संबंध जो है ये आपका संबंध से है, तो इसी तरह से पारदर्शी का जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा आपके साफ से, यानी पारदर्शी है, क्लीन है पूरी तरह से। चलिए दोस्तों, तो ये आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है ये कवर अप हो गया। आई होप कि आपको वीडियो में अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। दोस्तों ये आपका हिंदी का सेट चालू हो गया। तो निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐनक, ऑप्शन बी है दैनिक, ऑप्शन सी है हानि और ऑप्शन डी है नुकसान। तो इनमें से कौन सा एक वर्ड है जो कि अशुद्ध शब्द है? तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ऑप्शन एक जो है ऐनक, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा, क्योंकि दैनिक भी ठीक है, हानि भी ठीक है और नुकसान भी जो है ये ठीक है। तो यानी ऐनक जो हो जाएगा ये सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। यानी ये जो शब्द है देहात, देहात का पूछ रहा है कि विशेषण बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे देहात, देहाती, दोहाती, दोहात। तो दोस्तों बेसिकली विशेषण उसको कहते हैं जो कि इसकी विशेषता बताता है। तो अगर मान लो आप देहात से बिलोंग करते हो तो आपको क्या कहा जाएगा? देहाती कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म में सही नहीं है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा मुहावरा है जिसका कि अर्थ है वो सही नहीं है। जैसे गाल बजाना, इसका अर्थ दिया गया है कि बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। इसके बाद दूसरा, दूध का धूला, निष्कलंक खोला। तीसरा है एक आंख से भेदभाव करना, देखना। और ऑप्शन डी है मुट्ठी में करना, यानी वशीभूत करना। तो दोस्तों बिल्कुल गाल बजाना का अर्थ होता है कि बढ़ चढ़ करके आत्म प्रशंसा करना। दूध का धूला यानी निष्कलंक होना, यानी वो निष्कलंक का दूध का धूला है, बिल्कुल क्लीन है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। ठीक है, तीसरा है कि एक आंख से भेदभाव करना, देखना। तो ये दोस्तों जो ऑप्शन सी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो है मुट्ठी में करना, यानी वशीभूत करना, किसी को अपने काबू में कर लेना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आरोह का विलोम क्या है। आरोह का विलोम यानी कि ऑपोजिट पूछ रहा है, ऑपोजिट। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अवरोह, क्रमबद्ध, कर्मानुसार और लगातार। तो दोस्तों आरोह जो है इसका जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा अवरोह। ध्यान रखिएगा, अवरोह जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि चौमास में समास कौन सा है, यानी समास से भी आपका क्वेश्चन आएगा तो चौमास में कौन सा समास है। तो बेसिकली दोस्तों जो समास होते हैं इसके भेद होते हैं आपके तत्पुरुष, ध्यान रखिएगा तत्पुरुष पहला, दूसरा होता है कर्मधार, तीसरा होता है आपका द्वंद्व, चौथा होता है आपका द्विगु, पांचवा होता है आपका अव्ययी भाव। ठीक है, तो ये आपके समास के भेद हो गए। तो ये पूछ रहा है कि चौमास जो है ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्रमधार है, द्विगु है, तत्पुरुष है। तो दोस्तों जो चौमास है ये आपका हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि इसमें मंथ की बात हो रही है, जैसे 4, 5 किसी अंक की बात होता है तो द्विगु हो जाती है। और द्वंद्व समास क्या होता है कि जिसमें जैसे माता पिता जिसके बीच में विग्रह चिन्ह का उत्पन्न होता है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु। तो दोस्तों बेसिकली आज हमने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसके माध्यम से बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज को भी हमने देखा। तो आई होप कि आज का दोस्तों जो सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सेट कैसा लगा, क्या आपको रेगुलर इसी तरह का सेट चाहिए, कितने मार्क्स आपके स्कोर हुए। और इसी के साथ में दोस्तों मैथ के लिए भी आपका स्पेशल अलग से क्लास है, क्योंकि इसके माध्यम से मैथ सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैथ का सेक्शन हम अलग करेंगे। इसके लिए भी आपको वीडियो रेगुलर मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।